जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेंडलीव की आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा है यहाँ पे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, आज हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक दिया है आधुनिक आवर्त सारणी, एक ही आवर्त में नजदीक पाए जाने वाले तत्व के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्त की ये विशेषताएं तत्वों के किसके आधार पर हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर दी जाती है। किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना है, यह उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार से स्पष्ट होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे देखो दिया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, किसी भी तत्व या आवर्त में या समूह में हमें किसी भी एलिमेंट को रखना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है। कल हम लोगों ने देखो सोडियम क्लोराइड के ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया था। जैसे सोडियम एलिमेंट है Na, अब इसका एटॉमिक नंबर हमने बताया था 11 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है तो 2 8 कितना है 1 है, तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11। तो कल मैंने यहाँ पे आपको 4 कोष बताया था S P and D and F। तो जब आप इसका लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 ये दोनों एक हो गया। अब 3s1 यानी ये हमारा किसमें ये S कोष हो गया, ये हमारा P कोष हो गया। अभी हमारा D हमारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो D के ग्रुप होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, 3 से 12 के तत्व एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं समूह व इलेक्ट्रॉन संरूपण। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग देखना कोशिश करना, इसको सॉल्व करने का और याद करने का। आपको दिखाई देगा कि समूह फर्स्ट अर्थात क्षारीय धातुओं के वंश के इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और दूसरे किसी भी समूह के तत्व को देखने पर उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान दिखाई देगी। अर्थात जैसे बेरिलियम है और मैग्नीशियम, तो बेरिलियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? Be से, ठीक है, और मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं? Mg से। अब यहाँ पे दिया है कैल्शियम, यह तत्व समूह 2 आवर्त यानी भू क्षारीय धातुओं के वंशों में समाविष्ट किए। ये सभी क्या है? कैल्शियम है इसमें, ठीक है, और ये सभी क्या है? भू क्षारीय तत्व हैं, ठीक है। तो और इसको किस में रखा गया है? समूह 2 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? समूह 2 में इसको प्रत्यय स्थापित किया गया है। तो कह सकते हैं कि ये सभी भू क्षारीय तत्व हैं समाविष्ट। इसकी आयतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार समूह 17 अर्थात हाइड्रोजन वंश के फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन। कल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन किया था। ये सभी क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। इनकी आयतन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब यहाँ पे 2 8 7, तो बाहरी कोश में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके लिए जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट हैं उन सबको कह सकते हैं कि उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 होती है, ठीक है। किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आयतन कक्षाओं की इलेक्ट्रॉन संरूपण यह आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह की विशेषता होती है। परंतु जैसे ही हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे कवचों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 9 है, और क्लोरीन का कितना है? 17। बेरिलियम का कितना है? 35 है, 35 यहाँ पे दिया है, 36, और इसी तरीके आयोडीन का 53। तो इस तरीके आप देखेंगे उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पे आपका देखेंगे टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे SPDF का एक चार्ट बनाया गया है और चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसको हम
कहाँ पे उन एलिमेंट को रखा गया है, ठीक है, और उनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है, कुछ आधुनिक सारणी की विशेषताएं दी गई हैं। पहला उसमें जो टॉपिक दिया गया है, सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा जाता है। दूसरा, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं और कुल कितने समूह हैं? 18 समूह। इसको भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। इसमें 18 समूह हैं। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में क्या है? समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है, ठीक है। तीसरा टॉपिक दिया है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, जिसमें कुल 7 आवर्त हैं और किसी आवर्त में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर तत्वों के गुणधर्म में क्रमशः परिवर्तन होता है। यानी एक तत्व का जो गुणधर्म है दूसरे से क्या होता है? थोड़ा भिन्न होता है। तो इस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। जो तीसरा टॉपिक इसमें दिया है, आवर्त और इलेक्ट्रॉन संरूपण। आवर्त और इलेक्ट्रॉन संरूपण जो लास्ट का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया, आपको ऐसा दिखाई देगा कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। यानी सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो अलग अलग होती है। दूसरा, परंतु उनमें कवचों की जो संख्या है समान है। आपको यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है कि आवर्त में बाएं से दाहिने ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी क्या होती है? 1 की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखो दिया है पोटेशियम और आर्गन, 2 तत्वों का दिया है। पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का यहाँ पे दिया है 2, 8, 8 और 1, ठीक है। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। और आर्गन का कितना दिया है? आर्गन का दिया है 2, 8, 8, ठीक है। इस तरीके से दिया है। अब आप देखेंगे पोटेशियम के बाद जो आर्गन का दिया है, इसमें अगर इतने देखेंगे तो ये दोनों समान है, लेकिन इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे दोनों का, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम का बनाएं तो पहले कोष में कितने हैं? 2, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में कितने हैं? 8 हैं। तो 2 इस तरीके से पेयरिंग बना सकते हैं। तब मैंने इसके ऊपर भी बना के थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया था। तीसरा जो कोष है वो आपका, उसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। लेकिन चौथा जो ग्रुप सेल्स रहेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आर्गन का अगर आप देखते हो, आर्गन का तो पहले वाले कोष में कितने रहेंगे? 2, दूसरे वाले में कितने रहेंगे? बोलो, 8 रहेंगे। इसी तरीके से तीसरे वाले कोष में, इसमें भी 8 है। तो दोनों में आप देखोगे ना, तीसरे कोष तक यानी पहले दूसरे तीसरे कोष तक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो लगभग आपको समान दिखाई देती है। लेकिन इसमें आप देखोगे जो चौथा कोष है उसमें देखोगे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता चलता है हमें कि जो पोटेशियम और आर्गन में दोनों में अंतर क्या है कि आर्गन जो है, हीलियम नियॉन आर्गन, ये 18वें समूह का है। इसमें इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण रहते हैं, न ये इलेक्ट्रॉन देते हैं न इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनकी विशेषता आर्गन की ये है। बट पोटेशियम की क्या विशेषता है कि इनका जो लास्ट का संयोजकता है वो कितनी? 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ, जैसे मैं यहाँ पे चर्चा करूँ K + Cl, तो क्या बन गया? KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। इस तरीके से पोटेशियम क्लोराइड बने। अब Cl की आपको मैंने कल बताया था, Cl का कितना होता है? 17 होता है। अब इसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी Cl का दर्शाने के लिए 2, 8, 7। अब इसमें आपको पेयरिंग बनाएंगे इस तरीके से। तो पहले वाले में हमारा 2 ही रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरे वाले में 8 हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा कोष होगा आप देखोगे उसमें कितना रहेगा? 7। तो 2, 2, 4, 2, 6। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ संयोग बनाना है तो ये क्या होगा? ओवरलैपिंग हो जाएगा। यानी उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब चूंकि पोटेशियम पे प्लस आयन होते हैं और Cl पे माइनस, तो एक दूसरे से कंबाइंड होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को हमें समझने में क्या होता है, काफ़ी आसानी होती है और अच्छे से हमें समझ में भी आ जाता है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के ऐसे आप समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने पोटेशियम क्लोराइड का बताया, इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का आप बना के इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसमें तत्व एक ही आवर्त के होते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो कह सकते हैं एक ही समूह के एक ही आवर्त के वहाँ पे एलिमेंट होंगे। द्वितीय आवर्त में देखो दिया है, लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है, ठीक है, बोरान दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियान। इन तत्वों के K तथा L इन दो कवचों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तृतीय आवर्त में इसमें सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोराइड तथा आर्गन। इन तत्वों के K, L, M यानी 3 कोष में जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो चर्चा किए थे S, P and D and F। इसी तरीके से हमारा K, L, M and N होता है। इसमें भी 2, 8, 18 and 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कोषों में डिपेंड होती है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N 32 यानी 32 कोष यहाँ पे फिलअप होते हैं, ठीक है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और जांच कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय यानी लेफ्ट से राइट साइड जाते समय वायतम कवच में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी पहला हमारा बॉक्स भरा, फिर ये फिलअप हो जाएगा तो दूसरा, इसके आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आगे जैसे हम फॉरवर्ड आगे जाएंगे वैसे वैसे उसके आवर्त भी वायतम कवच इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। अगला आवर्त शुरू होते समय नया इलेक्ट्रॉन कवच भरने की शुरुआत होती है। प्रथम 3 आवर्तों के तत्वों की जो संख्या, इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता और इलेक्ट्रॉन अष्टक का नियम इन पर निश्चित होता है। ये अष्टक नियम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोटेशियम है और आर्गन है, तो आर्गन जो हमारा एलिमेंट है आप देखेंगे 2, 8, 8। मैंने बताया कि ये जो हमारा अष्टक होता है ऑलरेडी फिलअप रहता है जब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन न देते हैं और न इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। दोनों सिचुएशन में ये क्या रहता है, स्थिर रहता है और न किसी से शेयरिंग करते हैं न किसी से कुछ, एक जगह स्थिर है। इसके लिए आर्गन को 18वें समूह में रखा गया है। किसमें रखा गया है, 18वें समूह में रखा गया है। 18वां समूह क्या है, जिसे हम शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। तीसरा इसको हम लोग नाम जानते हैं आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं, आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं। इसको 2-3 नामों से जानते हैं, कल हमने इसके ऊपर भी बताया था कि 3 नामों से जानते हैं। तो ब्लैक बोर्ड आपका बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी इसके प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इसका हम कितने नामों से जानते हैं, या किसी एक का नाम यहाँ पूछ देता है, या इस तरीके से प्रश्न पूछ देता है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान ये कौन से समूह का है। तो आपका उत्तर वहाँ होना चाहिए 18वें समूह का, जिसे हम आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो 2-3 प्रश्न दिया है, K, L, M इन इलेक्ट्रॉन कवच में N का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि K में 2 है, L में आपका कितना है, 8 है, M में कितना है, 18 है। तो इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कवच में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अधिकतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सूत्र लिखना है। यहाँ सूत्र दिया है 2n²। तो मैंने बताया अधिकतम के लिए हमारा कितना 32 है और मिनिमम कितना है 2 है, ओके। K, L, M और M इन कवचों की अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी है, तो टोटल हमारा 32 है। तो कवच की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अनुसार पहले आवर्त में 2 तत्व तथा दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार, तीसरे में 8 तत्व हैं, यहाँ 18 आना चाहिए। अगले वाले आवर्त में इलेक्ट्रॉन भरने की क्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका विचार हम आने वाली आगे की कक्षाओं में करेंगे। दूसरा, तत्वों की रासायनिक अक्रियाशीलता या उनके संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा संयोजकता कवच कौन सा है, इस पर आधारित है। इन दोनों मुद्दों की जानकारी से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान कहाँ है और किस समूह में और किस आवर्त में है, इसका पता लगता है। इसीलिए तत्वों के अध्ययन में आधुनिक आवर्त सारणी का अत्यधिक हम उपयोगी मानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सूत्र दिया है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी पूछा जाता है।
जैसे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे के है, के, एल, एम एंड एन। अब इसमें हमारा एन का नंबर जो है, एन बराबर मान लीजिए, ऊपर रखते हैं इसको, एन यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, इसमें 8 है, इसमें 18 है और इसमें 32 है। या इस तरीके से ले लो इसको, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा 2n स्क्वायर, इस तरीके से लगाते हैं। तो 2n का मान हमने कितना रखा 1, तो गुणे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 2 स्क्वायर करें तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया। तीसरे वाले में देखते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी इसमें कितना हो गया, यम में 18 एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। तो यानी इस तरीके से घटकों को हम क्या करते हैं यहाँ पे पता करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता सबसे कम अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हो, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितना है बच्चों 32 है, ठीक है। तो मिनिमम कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितना है 32 है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यहीं तक हम लोग देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव देखेंगे और परमाणु आकार के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।